लेक्चर्स देखे होंगे तो हम लोगों ने पिछले के लेक्चर्स में पोर्तुगीज़ के अराइवल और डच का अराइवल किस तरीके से हुआ था और किस तरीके से उनका एंड हुआ था ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे इंडिया में आई और किस तरीके से उसने यहाँ पर अपनी जो फैक्ट्री यहाँ सेटअप करी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर देख सकते थे, ये देखो इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अराइवल। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। और अगर कुछ नीचे भी देख पा रहे हो तो कुछ लिखा हुआ है कि इंडिया गेट ज्ञान, जो हमारे चैनल का नाम है, आप लोग को पता है। एंड आज आएंगे पूरे मज़े। ठीक है, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एकदम फुल मूड में पढ़ेंगे। आज एक आप लोग को इस तरीके से नहीं सोचना है कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको याद करना है। आप लोग बस आंखें बंद करना और या फिर आंखें खोल के बस जो जो स्लाइड्स हैं उनको रीड करना और बस कहानी की तरह सुनते रहना कि किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, सो दैट यू विल रिमेंबर ऑल द स्लाइड्स इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी। ठीक है, आप लोग उस चीज़ को एक कहानी के रूप में पूरा याद कर लोगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है इंग्लिश अंग्रेज़न। ठीक है, कहीं कहीं पर अगर फील ज़्यादा लेनी होगी तो मैं इंग्लिश को अंग्रेज़न भी बोल दूँगा, तो कोई थी वो बुरा मानने वाली बात नहीं है या फिर कोई ऐसा मत सोचना कि ये पता नहीं कौन सा टॉपिक आ गया। वो हम लोग ब्रिटिश ही पढ़ रहे हैं। हम लोग ब्रिटिश को इंग्लिश के नाम से भी रेफर करते हैं और आइदर भी से इन हिंदी। अगर आप लोग को पता हो तो हम लोग हिंदी में अपने देश में या यूपी में मेनली हम लोग इनको अंग्रेज़न भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हुआ था, स्टार्ट कब से हुआ था, तो 1600 का टाइम था व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई थी तो बेसिक मोटिव जो हर कंपनी का था दैट वाज कि वो आएगी इंडिया में और वो आके यहाँ पर ट्रेड करेगी। ठीक है ना, हर कंपनी जो भी पहले के टाइम पे बन रही थी हमारे भारत देश में आती थी, तो किसी भी कंपनी की हिम्मत या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी कंपनी का मोटिव ये नहीं था कि वो इंडिया में आके रूल करेगी, क्योंकि उस टाइम पे मुगल एम्पायर इतना ज़्यादा था कि किसी भी आउटर देश की, ठीक है, या किसी भी बाहरी देश की या फिर किसी भी कंपनी की इतनी हिम्मत या इतनी औकात नहीं थी कि वो हमारे इंडिया में आके रूल कर सके। ठीक है, तो 1600 के टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी मेन मोटिव केवल एक था, ट्रेड करना। ठीक है, उसका भी मोटिव क्या था, उसका मोटिव था ट्रेड करना। सो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने मोनोपोली दी, मोनोपोली के राइट दिए 15 ईयर्स के लिए। भैया मोनोपोली का मतलब है कि सपोज करो एक कंट्री है, एक कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि इतने बड़े देश में केवल एक ही कंपनी होगी जो इंडिया में आके ट्रेड करेगी। हो सकता है कल को आप सपोज करो ईस्ट इंडिया कंपनी मेरी है। ठीक है, तो हो सकता है सपोज करो कि आपने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है, तो आपने सोचा कि चलो मैं भी एक कंपनी खोलूँगा। ठीक है, तो आपने अपने नाम से एक ट्रेडिंग कंपनी खोल ली। सपोज करो आपको देख के आपका कोई कज़न था, उसने एक ट्रेडिंग कंपनी खोल ली। ठीक है, आपका कोई उस कज़न का एक फ्रेंड था, उसने एक ट्रेडिंग कंपनी खोल ली और सब इंडिया आके ट्रेड करने लगे। ठीक है, देश एक ही है पर कंपनीज काफ़ी सारी हो गई। अब देखो, मेरी कंपनी हो गई, आपकी कंपनी हो गई, आपके कज़न की कंपनी हो गई। ठीक है, आपके कज़न के फ्रेंड की कंपनी हो गई एंड मैनी मोर। ठीक है, तो हो सकता है एक देश में बहुत सी कंपनियां आ जाए। ठीक है, तो प्रॉफिट किसी एक कंपनी को ज़्यादा नहीं होगा, तो इसीलिए क्या किया एलिजाबेथ ने कहा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी है, केवल यही एक कंपनी इंडिया में जाके ट्रेड करेगी और कोई भी कंपनी ब्रिटिश के, ठीक है, उस टाइम पर जो इंग्लैंड था, इट वॉज कॉल्ड ब्रिटिश। ठीक है, तो हम लोग जो अंग्रेजन कहते हैं या फिर हम लोग जो ब्रिटिश कहते हैं, ब्रिटिश वॉज इंग्लैंड। ठीक है, तो एलिजाबेथ ने कहा कि इंग्लैंड में कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी कंपनी इंडिया में आके ट्रेड नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। ओके, तो मोनोपोली का मतलब होता है किसी
एक कंपनी का या किसी भी एक आदमी का राज होना, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो कि ब्रिटिश की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में ट्रेडिंग में राज था, कि कोई भी ब्रिटिश के जो देश है, इंग्लैंड से कोई भी और कंपनी आके इंडिया में रूल नहीं कर सकती या फिर ट्रेड ट्रेड में रूलिंग नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि जो जो भी प्रॉफिट होगा वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा, ब्रिटिश की। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप लोग देखो कि जो एलिजाबेथ ने उनको मोनोपोली का राइट दिया था, वो दिया था 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, कि 15 साल तक कोई भी कंपनी इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर सकती। 15 साल के बाद अगर इस पीरियड को और नहीं बढ़ाया गया तो हो सकता है कि और कंपनियां राइज करके हमारे इंडिया में ट्रेड कर लें। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक वहाँ के बाद में एलिजाबेथ के बाद एक आदमी आए, वो थे जेम्स वन। तो जेम्स वन ने कहा कि जो एलिजाबेथ ने 15 सालों का जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है मोनोपोली का, उसको मैं अनगिनत टाइम के लिए बढ़ाता हूँ। ठीक है, अनगिनत टाइम का मतलब यहाँ पर आप वो मत समझना कि इट इज़ इन्फानाइट। ठीक है, अनगिनत टाइम का मतलब है कि काउंटलेस टाइम, कि कोई कोई टाइम डिफाइन नहीं हुआ है। ये 1 साल हो सकता है, ये 2 साल हो सकता है, ये 30 साल हो सकता है, या फिर कह दो ये 100 साल हो सकता है ना, कह दो तो ये 150 साल हो सकता है, जितना भी। ठीक है, कोई एक अनडिफाइंड टाइम या फिर वो टाइम जो निश्चित ना किया जाए, उसको हम लोग इन्फिनाइट पीरियड पीरियड के टाइम से, इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के नाम से जान लेते हैं या फिर कर देते हैं रेफर। ठीक है, तो 1604 का टाइम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ लो अनगिनत टाइम के लिए इंडिया में ट्रेड करने का मौका मिल गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने का मौका मिल गया अनगिनत टाइम के लिए जेम्स वन से। तो आप देख रहे हो 1600 में कंपनी बनी एंड 1604 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी पूरी मोनोपोली हो गई इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, ये जो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना ज़रूर, क्योंकि इससे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना तो बहुत लोग फंस जाते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो लिखा है कि फर्स्ट ट्रेड पोस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेटअप हुई थी, दैट वाज इन मछलीपट्टनम। ठीक है, आप लोग को पता है। तो कुछ लोग कह रहे हो कि भैया हमने तो सुना था कि जब फर्स्ट ट्रेड पोस्ट हुई थी वो सूरत में हुई थी, है ना, कुछ लोग कह रहे होंगे जो पहले पढ़ के आए थे। तो देखो, यहाँ पे अलग अलग बातें हैं। सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था वो था उनका फैक्ट्री या फिर कह सकते हो वेयर हाउस। ठीक है ना, अगर आपने पहले के लेक्चर देखें तो आप लोग को पता होगा कि फैक्ट्री या वेयर हाउस का मतलब क्या है ना। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फैक्ट्री या वेयर हाउस का मतलब क्या है। पर इस सूरत में जो फैक्ट्री थी, उससे पहले इंग्लिश जो अंग्रेजन थे वो बहुत ट्राई कर रहे थे मुगल्स के पास जाके कि जनाब हमको आप परमिशन दे दो कि हम यहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लें, या फिर हम यहाँ पे एक वेयर हाउस इस्टेब्लिश कर लें। पर भाई मुगल तो मुगल थे, मुगल ने मना कर दिया, मुगल ने कहा नहीं दूंगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोहम्मद अब्दाली कुतुब शाह से एक यहाँ पर नाम में अब्दाली देख लेना क्योंकि मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज था। ओके, तो आप लोग एक बार इसको देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, और अगर कुछ करेक्शन हो तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना, तो आई विल करेक्ट इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोहम्मद, सॉरी यहाँ पर अब्दाली नहीं आएगा, यहाँ पर कुती आएगा। ओके, इट वॉज मोहम्मद कुती कुतुब शाह। ठीक है ना, इट वॉज अ टाइपो, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इट वॉज कुती कुतुब। ठीक है, ये अब्दाली नहीं है, यहाँ पर कुती है। ठीक है, इसको काट देना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोहम्मद कुती कुतुब शाह से, जो गोलकोंडा के राजा थे, उनसे उन्होंने एक गोल्डन फरमान दिया। ठीक है, और उस गोल्डन फरमान के थ्रू इन्होंने अपनी पहली पोस्ट मसूलीपट्टनम में सेटअप करी। ठीक है, 1612 में इनको गोल्डन फरमान मिला मोहम्मद कुती कुतुब शाह से। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने अपनी फर्स्ट ट्रेड पोस्ट, ठीक है, ट्रेड पोस्ट और फैक्ट्री में बहुत अंतर है। ट्रेड पोस्ट एक दूसरी चीज़ है एंड फैक्ट्री इज़ अ सेकेंडरी थिंग। तो अगर कोई बोले कि
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली ट्रेड पोस्ट कहाँ पर सेटअप करी थी, तो वो थी मसूलीपट्टनम। और अगर क्वेश्चन में आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप करी थी, तब आप लोग बोलोगे कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में सेटअप करी थी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और अगर आप लोग को याद हो तो हमने पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था, जब हम लोग डच कर रहे थे, कि डच ने जो अपनी पहली फैक्ट्री या फिर जो अपनी उन्होंने वेयर हाउस बनाया था, दैट वाज आल्सो इन मसूलीपट्टनम, है ना। अब आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि डच ने मसूलीपट्टनम जो अपना वो बनाया था ट्रेड पोस्ट, सॉरी, जो अपना वेयर हाउस बनाया था, वो कौन से ईयर में बनाया था। ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा ईयर था जब डच ने अपना फर्स्ट ट्रेड पोस्ट, अब सॉरी बार बार पढ़ के बता रहा हूँ तो भूल जा रहा हूँ। मसूलीपट्टनम जो था वो डच ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री वहाँ पर कब सेटअप करी थी, कौन सी ईयर में सेटअप करी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मेरे को कमेंट्स में बताना जरूर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 1655 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फोर्ट बिल्ड किया, दैट वाज इन चेन्नई। ठीक है, इन्होंने अपनी चेन्नई में पहला फोर्ट बिल्ड किया एंड दैट वाज सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, पहला फोर्ट कौन सा था, पहला फोर्ट था सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है ना, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होकर इसको जब भी क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट फोर्ट बताओ, तो लोग कह देते हैं सर इट वाज सेंट विलियम, इट वाज विलियम। ठीक है, तो सेंट विलियम वाज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर और फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन 1655। ठीक है, चेन्नई में बिल्ट हुआ था एंड इट वाज सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है ना, फोर्ट का नाम था सेंट जॉर्ज। थोड़ा सा बह गया हूँ भावना में, वो था सेंट जॉर्ज, फोर्ट का नाम था सेंट जॉर्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 1655 में फर्स्ट फोर्ट बिल्ट हुआ कहाँ पर, चेन्नई में बिल्ट हुआ, और फोर्ट का नाम था सेंट जॉर्ज। ठीक है, हम फोर्ट हटाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो कि 1690 में एक बंदा था एंड दैट वाज जॉब चारनॉक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो तो माफ़ करना। ठीक है, 1690 में एक बंदा था दैट वाज जॉब चारनॉक। ओके, उसने 3 विलेजेस को, विलेजेस के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आता, तो उन्होंने 3 विलेजेस को फोर्टिफाई का मतलब होता है कि मिला दिया था। ठीक है, सपोज करो ये छोटे छोटे ये 3 गांव हैं आसपास में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों गांव को मिला के एक बड़ा सा शहर बना दिया एंड दैट वाज शहर, वो जो शहर का नाम रखा उन्होंने रखा वो कलकत्ता। ठीक है, इन तीनों विलेजेस को मिला के एक बड़ा सा शहर बनाया और वो शहर का नाम रखा इन्होंने कैलकटा। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने कैलकटा बनाया तो उसके बाद 10 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर अंदर 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो कैपिटल था, ठीक है ना, देखो सपोज करो मुगल डायनेस्टी है। ठीक है, या फिर सपोज करो मुगल डायनेस्टी नहीं, छोड़ो, सपोज करो आपका एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य है। ठीक है, आपका एक बहुत बड़ा किंगडम है। ओके, सपोज करो आपके किंगडम के अंदर पूरा इंडिया जो है वो समा रहा है। ठीक है, पूरे इंडिया पे आपका राज है। तो क्या आप एक जगह तो बैठोगे ना जहाँ पर आप राज करोगे, या फिर जहाँ पे आप कहोगे हाँ ये मेरा कैपिटल सिटी है, मैं यहाँ से पूरे भारत को या फिर मैं यहाँ से पूरे अपने किंगडम को कंट्रोल करूँगा। ठीक है, या फिर सपोज करो आज के टाइम पे हमारा इंडिया है। ठीक है, आज के सपोज करो आज के टाइम में हमारा इंडिया है। ठीक है ना, तो बताओ क्या हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट है, ठीक है, या फिर जो पीएम का घर है, या फिर जो भी बड़ी बड़ी मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है जहाँ पर हमारी सरकार बैठती है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट हमारा रांची में है, पीएम का घर हमारा पटना में है, और कह दो कि जो अ, राष्ट्रपति भवन है वो हमारा श्रीनगर में है, ऐसा तो नहीं है ना। जितने भी मेन मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है जहाँ पर पूरा भारत का डिसीजन लिया जाता है, या जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बैठती है, वो एक किसी मेन सिटी में बैठती है, और उस मेन सिटी का नाम है दिल्ली। ठीक है ना, तो जहाँ पर हमारी सरकार बैठती है हम उसको कह लेते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारे देश का कैपिटल है ना। ये हमारे दिल्ली का कैपिटल, दिल्ली जो है हमारे भारत देश का कैपिटल है।
है ना। तो इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जब ट्रेड करती थी तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन ऑफिशियल्स बैठते थे, जो पूरी इंडिया में जो ट्रेडिंग हो रही है, किस तरीके से सामान आ रहा है जा रहा है, कितना सामान आया, सब कुछ उनका जो आपको कहते हैं एक मैनेजर होता है ना, तो वो जो मैनेजर होता है, जो मेन आदमी होता है, वो बैठता था पहले कहीं और। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको शिफ्ट कर दिया कलकत्ता में। ठीक है, तो कोलकाता जब उन्होंने शिफ्ट किया तो वहाँ पर कोलकाता जब शिफ्ट किया तो कोलकाता में कोई तो एक जगह होगी ना जहाँ पर वो बैठ कर अपने सारे ऑर्डर्स देगा। ठीक है ना, जैसे सपोज करो आप एक ऑफिस में हो, ऑफिस में आपका मैनेजर है, आपने ऑफिस आपने कहा कि अब हम, पहले आप रांची में काम करते थे, अब आप कहते हो कि मैं रांची में काम नहीं करूँगा, अब मैं काम करूँगा पूना में। तो पूना में ऐसा तो नहीं है कि आप सड़क पे बैठ जाओगे और बोलोगे कि हाँ मैनेजर काम करो, नहीं करोगे ना। आप एक पहले उसको कहोगे कि मैनेजर ये है हमारा ऑफिस, यहाँ पर तुम बैठोगे और काम करोगे। ठीक है, तो उसी वजह से इन्होंने 1700 में जब इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया कोलकाता, उन्होंने अपना सेकंड फोर्ट बनाया और वो था सेंट विलियम। ठीक है, तो सेंट विलियम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि सेंट विलियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सेंट जॉर्ज से, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो मेन या जो फर्स्ट फोर्ट बिल्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था फोर्ट विलियम। ठीक है, पर ऐसा नहीं था। फर्स्ट फर्स्ट फोर्ट जो था वो था सेंट जॉर्ज, और जो सेकंड फोर्ट बिल्ट हुआ था दैट वाज सेंट विलियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट्स में, उसको अगले लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, आगे देखोगे तो आप लोग देखो कि 1667 में, ठीक है, अगर आप लोग को याद हो और अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का, तो उसमें मैंने बताया था कि जब मैं बता रहा था पोर्तुगीज़ के किस तरीके से पोर्तुगीज़ का जो एम्पायर था या जो पोर्तुगीज़ का ट्रेड था वो एंड किस तरीके से हो रहा था, तो मैंने आप लोग को बताया था कि कैप्टन बेस्ट नाम के एक बंदे थे। ठीक है, कैप्टन बेस्ट नाम के एक बंदे थे जिन्होंने पोर्तुगीज़ को हराया था जब इंग्लिश वर्सेस पोर्तुगीज़ हुआ था। ठीक है, और उन्होंने जब पोर्तुगीज़ को हराया था तो उन्होंने उसमें आप लोग कमेंट में बताना कि जब इंग्लिश और पोर्तुगीज़ की लड़ाई हुई थी तो कौन सा जगह थी जो पोर्तुगीज़ से छीन ली गई थी इंग्लिश के थ्रू। ठीक है, इंग्लिश ने कौन सी जगह छीनी थी पोर्तुगीज़ से। ठीक है, या फिर चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, जब इंग्लिश और पोर्तुगीज़ की लड़ाई हुई थी और कैप्टन बेस्ट नाम के जो बंदे थे, ठीक है, कैप्टन बेस्ट थे, उन्होंने पोर्तुगीज़ को हरा दिया था। तो जब उन्होंने हराया था तो उन्होंने सूरत, ठीक है ना, सूरत जो पोर्तुगीज़ के पास था वो उन्होंने एज अ ट्रीटी ट्रीटी जब उन्होंने साइन करी, क्योंकि पोर्तुगीज़ बैटल हार गया था, तो ये जो सूरत था जो पोर्तुगीज़ के पास था वो ट्रांसफ़र हो गया था इंग्लिश को। ठीक है, और अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने उसी में आगे पढ़ा था कि जब प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी, प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी प्रिंसेस ऑफ कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। ठीक है, प्रिंसेस कैथरीन के साथ हुई थी जो ब्रिगेंजा की प्रिंसेस थी पोर्तुगीज़ में। ठीक है ना, तो जो कैथरीन थी वो थी पोर्तुगीज़ के साइड में, और जो चार्ल्स थे, प्रिंस चार्ल्स, वो थे इंग्लिश की तरफ से, है ना। तो जब इन दोनों की शादी हुई तो पहले के टाइम पे तो दहेज बहुत चलता था, तो भाई दहेज चलेगा तो पोर्तुगीज़ जो थी उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना इंग्लिश को दहेज के टाइम पे। तो उन्होंने दहेज में, पोर्तुगीज़ के पास जो बॉम्बे था, वो बॉम्बे पोर्तुगीज़ से दहेज के रूप में चला गया था इंग्लिश के पास। ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे आप कमेंट से बताना कि वो कौन सा ईयर था जब प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी प्रिंसेस कैथरीन से, और जो बॉम्बे था वो दहेज में इंग्लिश के पास चला गया था। ठीक है, ये आप उनको कमेंट से बताना कि वो कौन सा ईयर था। ठीक है, तो जब बॉम्बे इंग्लिश के पास चला गया
तब उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने उसने बॉम्बे को अपना वेस्ट कोस्ट पर, ठीक है ना, अगर आप लोग इंडिया का मैप देखो तो ये है ईस्ट कोस्ट, है ना, ये है वेस्ट कोस्ट, ठीक है। तो बॉम्बे आप लोगों को पता है किस तरह पड़ता है, बॉम्बे इस तरह पड़ता है। तो वेस्ट कोस्ट पर जितनी वेयर हाउसेस थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी वेयर हाउसेस थी, तो उसमें से बॉम्बे जो था वो मेन सेंटर बन गया। तब मतलब आप लोग खुद समझ आ रहे हो कि मेन सेंटर अगर सपोज करो कि वेस्ट कोस्ट पर ईस्ट इंडिया कंपनी की 10 वेयर हाउसेज हैं, है ना, तो बॉम्बे को अगर हम लोग मेन सेंटर कहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे को आई थिंक और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक सवाल कभी कभी आ जाता है या फिर आ सकता है एग्जाम में, एंड दैट इज़ कि इंग्लिश जो थे वो मैक्सिमम ट्रेड किसमें करते थे। तो इंग्लिश जो थे वो मैक्सिमम ट्रेड करते थे कैलिकोज में। ओके, इंग्लिश जो थे वो मैक्सिमम ट्रेड किसमें करते थे, एंड दैट वाज कैलिकोज, ठीक है ना। तो और अब आप लोग पूछ रहे हो कि भैया कैलिकोज क्या होता है, तो कैलिकोज बता देता हूँ। कैलिकोज बेसिकली एक टेक्सटाइल होता है, कॉटन होता है, ठीक है ना, कॉटन टेक्सटाइल होता है जो कि मेनली या तो प्लेन वाइट होता है और या फिर वो अनब्लीच किया होता है, ठीक है ना, और या फिर वो अनब्लीच होता है, ठीक है। तो कैलिकोज आप लोग कह सकते हो तो टेक्सटाइल में भी ट्रेड करते थे। कैलिकोज इज इनडायरेक्टली अ टेक्सटाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इतना टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा, तो विल मूव फॉरवर्ड। एंड अब देख लेते हैं कि इंग्लिश और मुग़ल के रिलेशन किस तरीके से थे, ठीक है ना। ये है इंग्लिश और ये है मुग़ल रिलेशन किस तरीके से थे। तो अब देखते हैं कि देखो, हालांकि ये जो है ये स्टेटमेंट सही है, बट एक बात और बताता हूँ कि एक आदमी थे दैट वाज जॉन मिंडल, ठीक है, दैट वाज जॉन मिंडल, दैट वाज जॉन मिंडल, ठीक है ना। थोड़ा पेन टैब नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग में आप लोग थोड़ा सा वो कर लेना, बट नाम देख लेना, दैट वाज जॉन मिंडन। ओके, सो दैट वाज जॉन मिंडन हॉल, ठीक है ना। वो फर्स्ट अमेरिकन थे, या फिर आप लोग कह सकते हो नॉट अमेरिकन, ही वॉज फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट द कोर्ट ऑफ मुगल, ठीक है ना। वो पहले थे जो कोर्ट में आए थे मुगल एम्परर के। और जब जॉन मिंडन हॉल आए थे तो उस टाइम पे जो मुगल राजा था दैट वाज अकबर, ठीक है ना। तो अकबर के कोर्ट में जॉन मिंडन हॉल फर्स्ट ब्रिटिश थे। बट बट जॉन मिंटन हॉल जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं थे, वो अपने आप ही घूमने आए थे, ठीक है ना, उनका कोई रिलेशन नहीं था, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो फर्स्ट 3 बंदे थे जो मुगल एम्परर के कोर्ट में आए थे, दोज वर कैप्टन हॉकिंस, ओके, कैप्टन एडवर्ड्स एंड थॉमस रो। ये 3 बंदे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से फर्स्ट ऑफिशियल थे जिन्होंने पहली बार ऑफिशियली किसी मुगल एम्परर के कोर्ट में विजिट किया था। और उस टाइम पे जो मुगल एम्परर था दैट वाज जहांगीर, ठीक है ना। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। तो आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन एडवर्ड, थॉमस रो वर द थ्री पीपल हु केम फर्स्ट इन द कोर्ट ऑफ अ मुगल एम्परर, एंड द मुगल एम्परर एट दैट टाइम वाज जहांगीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1690 की बात है। 1690 में मुगल एम्परर औरंगजेब, ठीक है, नाम तो सबने सुना होगा इसका, इनका, ठीक है। तो औरंगजेब जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया था, ठीक है। 1690 की बात है, औरंगजेब और इंग्लिश की लड़ाई हुई एंड औरंगजेब ने इंग्लिश को हरा दिया। और औरंगजेब ने कहा अंग्रेज़ों से कि मैं तुमको ट्रेड करने की परमिशन तभी दूंगा अगर तुम मुझे या फिर तुम मुगल एम्परर को 3000 रुपये पर साल दोगे,
ठीक है ना। 1690 के टाइम पर 3,000 ठीक है ना, बहुत बड़ा होता था, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ी रकम होती थी, ठीक है ना। इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट। तो औरंगजेब ने इंग्लिश को हराया 1690 में, और उन्होंने इंग्लिश को कहा कि तुम लोग ट्रेड तभी कर पाओगे जब तुम मुगलों को हर साल 3,000 रुपये दोगे। ठीक है, मुगल मान गए एंड आगे बढ़ा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, आ, आज का सिनेरियो लेते हैं, सपोज करो चाइना है, ठीक है। चाइना को एक दुश्मन नहीं, चाइना को एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग कंट्री समझो अभी अभी के लिए, ठीक है ना। चाइना इज़ अ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, चाइना इज़ अ ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा बताओ, चाइना अपना सामान इंडिया में बेचता है, सबको पता है, ठीक है ना। जिसको नहीं पता वो समझ लो, चाइना अपना सामान इंडिया में बेचता है, ओके। तो चाइना के लिए अपना सामान इंडिया में बेचने के लिए या किसी और देश में बेचने के लिए सबसे बड़ा उसका दुश्मन क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो चाइना का है सामान बेचने के टाइम पे या फिर जो ट्रेडिंग का हो, दैट इज कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो चाइना का इस टाइम पे जो सबसे बड़ा दुश्मन है, या फिर आप लोग कह दो जो इनके प्रॉफिट को मार रहा है, दैट इज कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। सपोज करो चाइना कोई सामान बेच रहा है, सपोज करो चाइना ने कोई सामान बेचा है ना, उस पर इंडिया इंडिया ने कुछ कस्टम ड्यूटी लगाई, है ना, ताकि जो हमारा इंडियन सामान है और जो चाइना का सामान है उसको बैलेंस कर सके। नहीं तो किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री पर ट्रेड में मोनोपोली हो जाएगी, है ना। फिर वो जो इंडिपेंडेंसी होती है हमारी किसी कंट्री की, वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी किसी भी कंट्री के जो उसका अ, खुद का मटेरियल है, जो उसके खुद के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नहीं खरीदेंगे। लोग तो वो सामान खरीदेंगे ना जो उनको सस्ता पड़ेगा। अगर इंडिया चाइना के जो सामान बेच रही है उस पर कस्टम ड्यूटी ना लगाए, है ना, तो चाइना सस्ता माल हमारे हमारे कंट्री में बेचेगा। सस्ता माल हमारे कंट्री में बेचेगा तो आप क्या खरीदोगे? आप तो वो खरीदोगे ना जो जो सस्ता होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या लाइट 100 रुपीज़ की खरीदोगे या फिर आप वो लाइट खरीदोगे जो आपको 20 रुपए की पड़ रही होगी? हाँ, अगर लाइट दोनों सेम ही है, क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बताओ, आप लोग वो खरीदोगे ना जो 20 रुपए की लाइट है। आप लोग कहोगे मैं क्यों 80 रुपये ज़्यादा बर्बाद करूँगा, है ना। तो वही हाल है। तो इसीलिए इंडिया उस पर कुछ परसेंट टैक्स लगाती है। तो इंडिया ने क्या किया, मान लो आप, इंडिया ने कहा कि मैं 100 रुपीज़, उन्होंने 80 रुपीज़ का टैक्स लगाया और उन्होंने चीज़ कर दी 100 रुपीज़ की, ठीक है। अब ये भी 100 रुपीज़ की और ये भी 100 रुपीज़ की है। बट सपोज़ करो इस लाइट का थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है ना, तो आप ये खरीदोगे, आप ये खरीदोगे, आप कहोगे कि जब ये भी 100 की मिल रही है, ये भी 100 की मिल रही है, तो मैं वो खरीदूँगा ना, तो मेरे को ज़्यादा आसान ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो यही हाल था कस्टम ड्यूटी का, ठीक है ना। जो सपोज़ करो ब्रिटिश ने कोई सामान खरीदा इंडिया से, ठीक है। जब वो अपने उसको इंडिया से उसने कोई सामान खरीदा और जब वो उसको वापस ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड लेके जाएगी, तो इंडिया ने कहा रुको रुको चाचा, कहाँ इतनी जल्दी है, पहले टैक्स तो देके जाओ, ठीक है। तो इंडियन ने उनसे टैक्स लिया, टैक्स मतलब कस्टम ड्यूटी ली, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी का मतलब समझ रहे हो? अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आप लोग को ये पता होगा कि इंडिया में इंडिया तक का सी रूट ढूंढने का रीज़न ही यही था कि ओटोमन एम्पायर जो था, वो जो यूरोपियन कंट्रीज थी जो ट्रेडिंग कर रही थी उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट बहुत ही कम होता था, ठीक है। इसीलिए ये कारण था कि उन्होंने सोचा कि हम सी रूट से जाएंगे तो हम लोग को टैक्स कम देना पड़ रहेगा, ठीक है ना। वो जो ओटोमन एम्पायर इतना ज़्यादा टैक्स हम पे इम्पोज कर रहा है, वो हमको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने, ठीक है ना, तो उस टाइम पे एक मुगल एम्परर था फरुख सियार,
फर्रुखियार जी थे उस टाइम पे मुगल एम्पायर। तो उस टाइम पे जॉन सरमन थे, तो उन्होंने जो जॉन सरमन थे उन्होंने फर्रुखियार की बहुत सेवा करी है ना, उनको काफ़ी सारे सुख दिए, काफ़ी सारे कहते हो आप लोग केयर दी है ना, ये सब कुछ दिया। और फर्रुखियार को मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें दी, तो सो दैट दे कैन, जिसे ना आप लोग कहते हो चाटू, चाटू स्टूडेंट है वो, है ना, ब्रेड एंड बटर लगा रहा है ना, तो वही हाल है। ठीक है, जॉन सरमन ने फर्रुखियार की बहुत सेवा करी भाई, एंड फर्रुखियार ने बाद में बहुत खुश होके जॉन सरमन की डेलीगेशन को कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप लोग बंगाल, दक्कन और गुजरात, ठीक है, इन तीनों को मिला के समझ लो आप ऑलमोस्ट इंडिया हो गया, पूरा इंडिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे कोई कस्टम ड्यूटी हम नहीं लेंगे। ठीक है, पूरी कस्टम ड्यूटी रिवोक कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर से। ठीक है, और मुगल एम्पायर फर्रुखियार ने गोल्डन फरमान दिया, ठीक है, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, दक्कन और गुजरात में ट्रेड करने दिया बिना किसी टैक्स पे किए। ठीक है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग के ऊपर, और देवर फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, गोल्डन फरमान जो था वो जॉन सरमन की डेलीगेशन को मिला। ठीक है, तो यही था आज का कुछ। इंग्लिश किस तरीके से आए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आई, ठीक है ना, किस तरीके से उन्होंने हमारे इंडिया में ट्रेड मोनोपोली सेट करी, एंड किस तरीके से उन्होंने अपने यहाँ पे पोस्ट सेटअप करी, किस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ के गोल्डन फरमान दिया, किस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ से कस्टम ड्यूटी राहत दिलवाई, एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, आप लोग जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरीके से ये जो कस्टम ड्यूटी से राहत है, इसने बहुत बड़े बड़े कांड करवाए हैं। ठीक है ना, इसने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कराई हैं। तो हम लोग देखेंगे कि वो लड़ाई किस तरीके से हुई थी, क्यों हुई थी। ठीक है, टिल देन सेफ रहिए, खुश रहिए, एंड पढ़ाई करते रहिए। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन दिस इज मी साइनिंग ऑफ। ओके, एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है ना, जय हिंद। यही है जो है, ठीक है ना, ये हैं तो हम हैं। ठीक है, तो खुश रहिए और इसकी प्रिपरेशन करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एमडी एग्ज़ाम। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। ओके।